नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। जी यह जो प्रेमचंद के छोटे सुपुत्र अमृत राय जी से आपका मिलना जी जुलना था, अ, हाँ जिस समय काल से आपकी उनकी मुलाकात हुई, किस तरह की जी उनकी साहित्यिक चिंता थी और किस तरह की पिताजी को लेकर, पिताजी की लेखनी को लेकर वो बातचीत करते थे जी। हाँ देखिए, मैं जब मिला हूँ अमृत राय जी से, तो दरअसल उस समय मैं एक बीमारी से उभरा था और मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छूट गई थी। तो वो सिलसिला लगभग साल भर चला। उस दौर में ननिहाल मेरा इलाहाबाद है, वहाँ आता जाता था। और उससे पहले एक बार अमृत राय जी, महादेवी वर्मा जी और 3-4 लोग इलाहाबाद के हमारे स्कूल में आए थे, जहाँ गंगा प्रसाद मिश्र प्रिंसिपल थे। तो इसलिए उनके नाम से तो मैं प्रेमचंद के पुत्र हैं इसलिए भी परिचित था। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक बार वो आ चुके थे, तो इसलिए भी मेरी मतलब उनसे मिलने की उत्सुकता रही है कि प्रेमचंद के पुत्र हैं और अच्छे लेखकों में रहे हैं अपने समय के। तो दोनों वजह से मेरी, और ननिहाल क्योंकि मैं इलाहाबाद 2-4 महीने में जाता ही जाता था, तो इसलिए भी मैं कोशिश करता था कि उनसे जरूर मिलूं। अच्छा, उनसे मिलने का एक आकर्षण और था कि पहली मुलाकात में मैं जब उनके यहाँ गया, तो मतलब मैं तो उस समय शायद लिखना पढ़ना शुरू तो कर चुका था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मुझे लगे कि मैं लिखने पढ़ने वालों की जमात में हूँ। पर लेखकों को लेकर के एक जो उत्सुकता रहती थी मिलने जुलने की, वो जरूर मेरे अंदर थी। तो मैंने तो इसी नाते कि वो प्रेमचंद के पुत्र भी हैं और लेखक भी हैं, और उस समय वो नई कहानियां निकाल रहे थे राजकमल से लेकर। तो इस नाते हमारा उनका थोड़ा पत्र व्यवहार भी हुआ उस दौर में, नई कहानियां के नाते। तो इन 2-3 कारणों से मेरा उनसे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। और एक और बात थी कि वो अमृत राय एक तो बहुत उन्मुक्त भाव से, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं, इस तरह मिलते थे। दूसरे, वो निहायत सुंदर थे। जो मुझे उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित किया, गोरे चिट्टे अच्छे खाते, और अगर पान वान खा लेते थे तो थोड़ा मतलब मुंह में उसकी पान की लाली होती थी, नहीं खाते थे तो भी उनका चेहरा और होठ और आकर्षक लगती थी। तो 3-4 कारण से मैं जब इलाहाबाद जाता था तो उनसे जरूर मिलता था। बातचीत क्या होती थी, चर्चा क्या होती थी, साहित्यिक चिंता क्या थी, साहित्य को लेकर क्या तब उनकी सोच रहती थी? हाँ, एक सबसे जो उस समय चिंता उनके अंदर थी, साहित्य में तीसरा मोर्चा। एक वो उन्होंने आलोचना, समीक्षा और साहित्यिक जो परिदृश्य है, उस पर एक उन्होंने अपने यहाँ शायद बहस चलाई थी नई कहानियां में, क्योंकि नई कहानियां करीब 4 साल उन्होंने राजकमल से लेके निकाला था। और विडंबना ये थी कि उससे पहले हंस बंद कर चुके थे। बंद करने के बाद एक बार फिर उन्होंने निकाला था कि इसको हम साल में एक बार 2 बार जो है, इसको एक साहित्य पर, विभिन्न विषयों पर, विचारों पर इकट्ठे एक विशेष सामग्री के रूप में निकालेंगे। तो वो केवल उसका एक ही अंक निकला। तो इसलिए कहीं उनके अंदर ये था कि भाई हंस हमने बंद कर दिया है, हंस के नाम से प्रकाशन हमारे पास हो गया है, पर मेरे हाथ में कोई पत्रिका नहीं है। तो इसलिए जब उधर राजकमल से नई कहानियां कमजोर होने लगी और लगा कि कोई न कोई खरीद लेगा, तो अमृत राय ने उसको खरीद लिया। और लगभग मुझे लगता है कि 4 साल 67 से लेकर के, और हाँ 66 से लेकर के और 70 तक उन्होंने निकाला उसको, एक अच्छी कहानी पत्रिका के रूप में भी, और उसमें अपनी वैचारिक चीजें भी संपादकीय के रूप में, या कुछ बहस चलाना है तो वो भी करते थे।
तो उसमें उन्होंने एक, अब असल में इस बारे में जो साहित्य का तीसरा मोर्चा है, तो उसके बारे में यहाँ मेरे पास, मैं क्योंकि सहारनपुर में हूँ, सामग्री नहीं है, लेकिन उसने इस साहित्य का तीसरा मोर्चा ने उस समय के हिंदी समीक्षा, आलोचना और लेखकों को बहुत उद्वेलित किया था, और उस पर जो कुछ खुद कहते थे या जो आता था वो नई कहानियां में छाप रहे थे। तो क्योंकि मैं उस समय ये सब पत्रिकाएं पढ़ता था और हमारे यहाँ सुल्तानपुर में आसानी से मिल जाती थी, तो इसलिए, लेकिन अब उसकी बहुत सारी याद तो इस समय नहीं है, और उस सब के संकलन को उन्होंने एक किताब के रूप में छापा था, ये तो है। तो लेकिन ये है कि मैं जब जाता था तो एक तो ये है कि मैं इलाहाबाद का साहित्यिक परिदृश्य इस समय कैसा है, आप लोगों के बीच में या साहित्यकारों के बीच में संबंध कैसे हैं, और इलाहाबाद आपको कैसा लगता है। तो एक तो उनका कहना था कि इलाहाबाद तो बौद्धिकों का शहर है और यहाँ हर तरह के लोग हैं, साहित्यिक आंदोलन भी यहाँ पे चले हैं, चाहे वो नई कविता का हो या पत्रकारिता में इलाहाबाद की बड़ी भूमिका रही है, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों की। आज़ादी के आंदोलन में भी इलाहाबाद की बड़ी भूमिका रही है, उसमें भी पत्रकारिता की अभ्युदय वगैरह और कई अखबार निकलते थे। तो एक तो इस सब पर चर्चा होती थी। दूसरी चर्चा मैं करता था उनसे कि क्योंकि मुझे तो उस समय पत्रिका का संपादन या पत्रिका क्यों लोग निकालते हैं इस सब पर बहुत ज़्यादा मेरी सजगता नहीं थी, लेकिन मैं उनकी नई कहानियाँ लगभग हर महीने लेता पढ़ता था, और अगर कभी मैंने उनको पत्र डाला तो एक तो उनके पत्र का जवाब आता था, एक पोस्ट कार्ड में जो उनके अपने नाम का या नई कहानियां के नाम से छपा हुआ पोस्ट कार्ड, प्राइवेट पोस्ट कार्ड होता था उस समय, जैसे चलते थे, अब तो जरा कम होते हैं, तो उस पर उनका टाइप किया हुआ भी जवाब आता था और हाथ से लिखा हुआ भी जवाब आता था, बस 4-6 लाइन का, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी जाता था मैं, तो अगर कुछ पत्र में उन्होंने लिखा है या मैंने कोई उत्सुकता जाहिर की है तो उस पर बात करते थे। और दूसरे ये है कि वो नई कहानियां ले तो लिया था उन्होंने, पर 1-2-3 साल के बाद उनको लगता था कि मैंने तो अपने गले में एक ऐसा पट्टा बांध दिया है कि मैं इससे अपने लिखने पढ़ने के लिए जो समय चाहिए वो समय मेरा बहुत इस पत्रिका के संपादन में जाता है। इसकी वो बहुत बार मतलब एक तरह से असंतोष व्यक्त करते थे, और उस समय लिख क्या रहे थे ये तो मुझे याद नहीं है, पर ये है कि जब मैं जाता था तो मुझे जितना समय देते थे, कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मेरे जैसे बिल्कुल नए आदमी को, जिसकी लेखक के रूप में ऐसा कुछ नहीं, एक उत्सुक या जिज्ञासु है, तो उससे इतने अच्छे ढंग से मिलते थे अपने वही धूप छाह के बरामदे में थे। और वो बहुत बड़ा परिसर था उनका, बीच में जो पुराना बंगला वहाँ बना था उसी को उन्होंने रिनोवेट करा लिया था, बिल्कुल वैसे ही रहे। तो उसके बाहर के बरामदे में साफ सफाई बहुत रखते थे, बाग बगीचा बहुत अच्छा बना रखा था, और उसमें एक सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगता था वो ये था कि उनकी हंसी, और उनकी हंसी होती, देखिए साहित्य में 2-3 लोगों की हंसी बहुत चर्चित रही। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो भी ठठा करके या खुल करके जो हंसते थे, तो उस हंसी को भी मतलब साहित्य की दुनिया में बहुत याद किया जाता है। दूसरा प्रेमचंद की हंसी, जिसकी बहुत चर्चा कई बार जो है पत्रों में लोगों ने की है, दयानंद निगम ने भी की है, जिसको मतलब बहुत लोग छठ ठहाका का नाम देते हैं। तो जिस तरह अमृता हंसते थे उन्मुक्त हो करके, और उनका बिल्कुल खुला, बीच में बंगला था, बाकी चारों तरफ से खुली जगह थी, तो उसमें उनकी हंसी जो है, अगर कोई बंद कमरा होता तो जिस तरह से गूंजती उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन वो जो खुले में हंसते थे, तो उसको, उस हंसी को याद करके मुझे याद आता है कि प्रेमचंद जी जो ठहाके के हंसते थे, सचमुच वो हंसी कैसी ऐसी होगी। एक तो ये मुझे बहुत मतलब मोहक याद
अमृत राय की है। ये जो तीसरा मोर्चा जो साहित्य का तीसरा जो मोर्चा है, तो हाँ, उस समय आप क्या समझ रहे थे और अमृत राय जी क्या समझा रहे थे आप तो, और दरअसल क्या था तीसरा मोर्चा, आप कुछ समझ पाए थे तब और अब नहीं के नहीं, बीच का जो। मैं देखिए, मैं उसको उस समय ज्यादा नहीं समझ पाया, और मैं चीजें पढ़ तो रहा था, लेकिन ये जरूर देखता था कि उसके बारे में हर मंच में चाहे वो अपने संपादकीय में लिखते थे या जो उसको लेकर के बहस में लोगों की चीजें आती थी वो छपती थी। तो अ, अब असल में मुझे पहले ध्यान में होता तो मैं वो किताब खोज के ले आता, इसलिए कि पूरी किताब उस बहस की संपादित नहीं नहीं, करके छापी थी आप अपनी। वो ये जो टर्म है तीसरा मोर्चा, तो हाँ, उस समय न भी समझे तो उस बाद में अभी आप कुछ समझ पाए कि दरअसल ये था क्या, किसके लिए था, क्या कहना चाहते थे, मैंने इसको कहीं आप समझ पाए उस रूप में जो तीसरा मोर्चा जो है। नहीं नहीं, मैं ईमानदारी की बात करूंगा कि उस समय तो खैर ज्यादा मैं उसको नहीं समझ सका। बाद में मैंने किताब उताब पढ़ी थी, लेकिन अब क्या बताऊं मैं, आपने चर्चा तो की थी, कुछ चीजें मैं लेकर के भी आया, लेकिन ये लाना तीसरा मोर्चा का कोई कंसेप्ट जो है उसको अभी तक आप नहीं समझ पाए। अभी अभी मैं ये सब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। हालांकि उस पर देखिए एक अंक जो है वो विजय राय ने अपनी लम्ही पत्रिका का भी निकाला था, तो लेकिन वो अंक मैं ले नहीं पाया, रह गया, तो इसलिए इस समय अगर मैं पढ़ लिए होता तो शायद मैं उससे अपडेट रहता। तो इस नाते मैं, मुझे लगता है कि मुझे उस पर अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं केवल चर्चा के लिए हम कोई बात करें, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उचित रहेगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण समय उन्होंने मुद्दा उठाया था साहित्य में, समीक्षा आलोचना, और जो साहित्यकारों के बीच में बहस वगैरह चला करती थी विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो मैंने ये मुझे समझ में आता है। लब्बो लुबाब पूरा क्या रहा, जब कि क्या प्रेमचंद के सुपुत्र को, प्रेमचंद के सुपुत्र होने का गुमान अभिमान भी आपने देखा परखा। नहीं देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद के निधन के बाद एक समय में तो उनकी उपेक्षा हुई, क्योंकि सरस्वती प्रेस चलाना और प्रेमचंद साहित्य छापना, वो शिवरानी देवी और श्रीपत राय और अमृत राय सबके लिए जरूरी हो गया था। और बाद में जब वो आपस में बंटवारा हुआ तो सरस्वती प्रेस श्रीपत राय जी के पास आ गया, कुछ प्रकाशन उनके हिस्से में चला गया, अमृत राय के हिस्से में हंस आया और कुछ प्रकाशन आया, और शिवरानी देवी जी बनारस में ही रहती रहीं किराए उराए के मकान में। कभी कभी वो इलाहाबाद आती थी तो कुछ दिन रहती थी श्रीपत राय जी के यहाँ, कुछ दिन अमृत राय के यहाँ। तो मुझे एक तो महत्वपूर्ण ये लगता है कि 1940 के आसपास, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, आजकल के संपादक रहे हैं, बेसिकली अंग्रेजी के पत्रकार होना चाहते थे, पर वो प्रकाशन विभाग की ही नौकरी में रह गए, जिन्होंने कलम का मजदूर शीर्षक से जीवनी लिखी है। तो वो प्रेमचंद पर पहला काम है हिंदी में, और उन्होंने पत्र भी संकलित करने का काम किया। उसके बाद और लोगों ने उर्दू में और हिंदी में प्रेमचंद पर लिखने का, उनकी चिट्ठियां जुटाने का, या उनके साहित्य पर पीएचडी वगैरह भी करना उस समय तो बहुत कम हुई है। तो उस नाते जब 1962 में अमृत राय ने प्रेमचंद का लगभग, मुझे लगता है कि 5-8 हजार पृष्ठों का साहित्य तो जरूर छापा होगा, जिसमें एक तो जो प्रेमचंद के उर्दू में छपी हुई चीजें थी, सोजे वतन था, और कुछ ऐसी कहानियां 2 खंडों में जो बहुत खोजने के बाद मिली थी, उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आप मदन गोपाल की बात क्या कर रहे हैं, आप मदन गोपाल जी की बात क्या कर रहे थे, कलम का मदन गोपाल मजदूर। ऐसा है, मदन गोपाल ने उस समय अंग्रेजी में एक तो जीवनी लिखी थी प्रेमचंद जी की,
उन्होंने इसलिए अंग्रेजी में लिखी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी, कि प्रेमचंद को दुनिया में जाना जाए, ये मेरी कोशिश है। क्योंकि अगर अंग्रेजी में हम नहीं लिखते हैं तो हिंदी में या अपनी भाषाओं में हम लोग आपस में कुछ भी लिखते कहते रहें, वो चीज बाहर नहीं जाएगी। और प्रेमचंद ऐसे साहित्यकार हैं जो विश्व स्तर के हैं, तो इसलिए उन पर अंग्रेजी में जाए। तो एक तो उन्होंने अंग्रेजी में जीवनी लिखी, दूसरे जीवनी लिखते हुए उनको लगा कि भाई प्रेमचंद की चिट्ठियां हम इकट्ठा करें, वो उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। तीसरे उन्होंने क्या किया कि जहाँ कहीं दिक्कत महसूस होती थी वहाँ वो जाने मिलने की भी कोशिश करते थे। जैसे उनके उसमें इस कोशिश में एक उनको ये आया कि भाई प्रेमचंद की पत्नी जीवित है, ये उनको पता चला। तो उन्होंने कोशिश की कि मैं उनसे जाकर के मिलूं, और वो गुंडा बहराइच या इस तरह किसी इलाके में ऐसी जगह उनका मायका था जहां बरसात में जाना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए उन्होंने कोशिश तो की, पर बरसात की वजह से जा नहीं पाए। मुझे लगता है कि अगर वो जाकर के मिल पाए होते प्रेमचंद की पहली पत्नी से, तो प्रेमचंद और उनकी पत्नी के बीच में क्या अनबन थी, और फिर वो गई बनारस से अपने मायके, तो क्यों नहीं लौटी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है प्रेमचंद के जीवन के बारे में जानने की। तो इसलिए मदन गोपाल ने जो काम शुरू किया, उसके बाद दूसरा काम जो आया है वो अमृत राय का ही आया, कि उन्होंने एक तो प्रेमचंद को कलम का सिपाही के नाम से जीवनी लिखी, और उस जीवनी की एक विशेषता तो ये है कि उस समय प्रेमचंद का जो पूरा जीवन था उसके समानांतर देश दुनिया में क्या चल रहा था। तो जो कुछ भी उन्होंने जहां जहां लिखा और जहां जरूरत पड़ी, वो अमृत राय ने उन संदर्भों को वहां पर लिखा। उससे एक तो हम अच्छा लगा कि भाई प्रेमचंद के समानांतर जो कुछ चल रहा था उस नजरिए से प्रेमचंद की जीवनी लिखते हुए अमृत राय देख रहे हैं। लेकिन उस किताब को पढ़ते हुए सबसे बड़ी दिक्कत ये महसूस होती है कि जब एक एक पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का संदर्भ आ जाता है, तो जीवनी की जो श्रृंखला चलती रहती है वो छूट जाती है। तो फिर आदमी उतना पढ़ने के बाद, संदर्भ को पढ़ने के बाद फिर प्रेमचंद की जीवन पर आता है। तो अब इस दिक्कत को किसने कितना महसूस किया, या इस नाते अमृत राय की कलम का सिपाही कितने महत्वपूर्ण है नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं मानता हूँ कि इस नाते से एक कमजोर किताब हो गई हो। पर प्रेमचंद को उनके समय के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह देखने का जो काम था वो कलम का सिपाही से एक तो किया। तीसरे उन्होंने उनके उपन्यास जो पहला उपन्यास तो नहीं मिला, पर दूसरा उपन्यास या और कुछ चीजें छापी थी, चिट्ठी पत्री 2 खंड में छापी थी, वो कुछ तो मदन गोपाल की इकट्ठा की हुई थी और कुछ इनकी की हुई थी। उससे दोनों लोगों के बीच में विवाद हो गया। उस विवाद का कारण ये था कि दोनों लोगों ने ये तय किया था कि चिट्ठियां जो दोनों लोगों ने इकट्ठा की हैं तो वो दोनों लोगों के नाम से छपेगा, और दोनों लोगों के नाम से उसमें जो भी भूमिका या जो जाएगा वो रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि जब वो चिट्ठी पत्री के दोनों खंड छप करके आए, तो उसमें अमृत राय ने मदन गोपाल का नाम हटा दिया। इस पर मदन गोपाल कोर्ट में चले गए, और उसी समय कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अमृत राय को। तो जब मामला कोर्ट में चला गया, वो मुख्य विवाद ये था, उनकी आपत्ति ये थी कि मैंने जो चिट्ठियां ली थी, इन्होंने पत्रों के आधार पर ये जीवनी लिखी है, तो मेरे पत्रों का उपयोग किया है और मुझे कायदे से संदर्भित नहीं किया है, न मेरा नाम दिया है। इस नाते वो मामला कोर्ट में गया। फिर कोर्ट में गया तो उनका कोर्ट ने कहा भाई ये ऐसा मामला है कि हम कुछ भी जो सुनाएंगे फिर आप लोग आगे जाएंगे तो मामला ये आगे बढ़ेगा, इसमें बेहतर है कि आप लोग कोर्ट के बाहर कोई समझौता कर लीजिए और उसके आधार पर हम आपको फैसला दे दें। तो वही आपस में समझौता किया था लोगों ने, और जब समझौता हो गया, कोर्ट में दाखिल हो गया, उससे संतुष्ट हो गए मदन गोपाल,
और उस तरह जो कोर्ट ने कहा था वो संशोधन किया चिट्ठी पत्री में, तब कहीं जाकर के अमृत राय को कलम का सिपाही सम्मान मिला है देश से। तो एक तो चिट्ठी पत्री के नाते ये था। बाकी जो बहुत सारे लोग प्रेमचंद को जानते थे, उनके विद्यार्थी थे, उनके समय के थे, जमाना में चीजें छपी थी और पत्रिकाओं में छपी थी, तो ऐसे कुछ प्रेमचंद विषयक संस्मरण या जो बातें लोगों को थी उसको लेकर के एक किताब, इस तरह से मुझे लगता है कि 8 किताबें उस समय 1962 में अमृत राय ने एक साथ जो निकाली थी, उससे प्रेमचंद को देखने परखने समझने के लिए बहुत सारी सामग्री एक तो मिली। दूसरे, प्रेमचंद पर लोगों ने और गंभीरता से काम करना शुरू किया, और जिसमें एक तो कमल किशोर गोयनका है जो तो अभी हाल में देहांत हुआ। उन्होंने लंबे समय तक काम किया, बहुत सारा अभी उनकी पूरी रत्नावली ये संपादित की है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये प्रेमचंद पर अमृत राय का जो 62 में उन्होंने एक साथ करीब 8 किताबें इकट्ठी निकाली जीवनी सहित, उसका प्रेमचंद के साहित्य को समझने, उस प्रेमचंद पर काम करने में एक बड़ा महत्व माना जाना चाहिए। तीसरा, हमारे यहाँ रामनिवास त्रिपाठी के बेटे अनंत कुमार त्रिपाठी थे, वो कहते थे कि अमृत राय ने अपने पिता का एक बहुत ही, जो हमारे यहाँ श्राद्ध किया जाता है साल भर में, तो उस तरह का अमृत राय ने प्रेमचंद का साहित्यिक श्राद्ध किया, इतना सारा काम एक साथ करके। तो इस नाते तो एक तो मैं अमृत राय को महत्व देता हूँ। दूसरे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना जो लेखन किया उसमें व्यंग भी है, उसमें समीक्षा भी है, उसमें आलोचना भी है, उसमें उपन्यास भी है, कहानियां भी हैं। तो लेकिन इसमें सारे कुछ करने में अमृत राय को हमेशा एक तकलीफ ये रही कि उनको लोग पहले प्रेमचंद का बेटा मानते थे, उसके बाद कहीं उनके लेखन के बारे में सोचते या बात करना जरूरी समझते थे। इस बात से अमृत राय को हमेशा बहुत तकलीफ रही, और इस तकलीफ को बहुत बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त किया। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर वो काम अमृत राय ने 1962 में जितना करके एक साथ दिया, अगर वो नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग 1980 में जो प्रेमचंद की शताब्दी जिस तरह से मना सके हैं, और जो बहुत सारा उस बीच काम हो गया हिंदी उर्दू में, वो काम शायद न हो पाता अगर अमृत राय ने ये काम नहीं किया होता। ये मेरा मानना है। तो क्या ये जो प्रेमचंद का बेटा होना तो ठीक है, एक पहचान तो मिलती है जी, लेकिन क्या उनकी लेखनी में कोई ऐसी बात नहीं थी? अनुवाद भी उन्होंने काफी अनुवाद किया है और काफी अच्छे उपन्यासकारों लेखकों का अनुवाद किया है, अनुवाद भी अब बहुत बढ़िया कहा जाता है। जी, जी। तो ऐसे में क्या उनकी लेखनी का जो स्फुरन था, या उनकी लेखनी का जो एक कहा जाता है कि लेखनी से जो आपकी अलग पहचान बनती है, क्या वो अपनी लेखनी से वो पहचान नहीं बना पाए? सिर्फ प्रेमचंद के बेटा के तौर पर ही उनकी पहचान लंबे समय तक रही, और कहें तो उनके दुनिया छोड़ने तक ये पहचान बनी रही? अब देखिए, लोग उनको किस नजरिए से देखते थे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, पर मैंने उनकी पीड़ा बताई। उसके बावजूद उन्होंने प्रेमचंद पर काम किया, और जब उन्हें लगा कि भाई अब मैं खुद भी कुछ लिखूं पढ़ूं अपना, क्योंकि लिख तो रहे थे वो हंस निकालने के समय से, जब उनके हंस का बंटवारा नहीं हुआ था उसके पहले से, और उसके बाद जब उनके पास हंस आ गया तो हंस के संपादक के रूप में भी वो काम करते रहे हैं। मुझे लगता है 48 से 49 तक इनके संपादक में हंस निकला है, जिसमें रामविलास शर्मा वगैरह भी बराबर जुटे रहे हैं। लेकिन लेखन तो उनका मुझे लगता है कि नहीं, रामविलास शर्मा से तो उनके काफी झगड़े भी थे। रामविलास शर्मा और उनमें काफी कुछ संघर्ष भी हुआ है। हाँ, हुआ है, वो हुआ है, पर हमने इनका असल में
अमृत राय का एक बहुत लंबा इंटरव्यू आकाशवाणी के आर्काइव में लिया है। वो माथुर एक थे ना, सप्तक से नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आकाशवाणी में थे, तो उन्होंने इनका एक इंटरव्यू किया है अमृत राय का लंबा। तो उसमें झगड़े वगड़े के बारे में अमृत राय ने काफी चर्चा की अपने इंटरव्यू में। और उसमें तो वे अमृत राय जी कहते हैं रामविलास जी के बारे में कि रामविलास जी ऐसे हैं कि वो पहले निर्णय कर लेते हैं क्या करना है और कहाँ पहुंचना है। उस पर जब बात करनी होती है तो उस निर्णय के मुताबिक फिर सारे कदम बढ़ते हैं और चलते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि हम ये समय के बाद मुझे लगता है कि अमृत राय रामविलास शर्मा से बहुत सारे प्रगतिशील लेखकों का भी मोह भंग होने लगा था, जिस तरह का काम करने लगे थे वो। और तीसरा ये है कि रामविलास जी का काम करने का अपना तरीका था। वो जो भी काम करते थे उस पर पूरी तैयारी करते थे, मेहनत करते थे, पुस्तकालयों में जाकर के चीजें निकालते थे और जैसा भी है उसके बाद में लिखते थे। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि जो भी उनके अच्छा पार्टी में भी रहे, झगड़े हुए, पार्टी से मकसद एक तरह से बहुत सहज रूप से अलग हो गए वो। तो ऐसे अलग तो बहुत सारे लोग हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, मगर साहित्य में अरे वही क्यों, मतलब बहुत सारे उसमें जितने लोग सक्रिय थे उन सब के आपस में काफी कुछ झगड़े और विचार विमर्श और वैचारिक संघर्ष रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि अगर अमृत राय जी के कुछ वैचारिक जो विरोध या वो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वैचारिक विरोध और वो होना भी चाहिए। उससे कम से कम क्या लोगों में सोचना समझना है, आपस में विरोध क्यों है, कम से कम ये तो आ जाता है सतह पर। अगर वैसा ना हो तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें सतह के नीचे ही रह जाए। लेकिन द्वंद्व और विरोध और संघर्ष तो दोनों का रहा है। पर उसी में देखिए मुझे तो याद आ रहा है जो लंबा इंटरव्यू है जब आकाशवाणी में, उसमें एक जगह अमृत राय बताते हैं कि भाई मैं इलाहाबाद में रहते थे रामविलास जी, लिखते हैं बनारस में रहता था। तो हंस की सामग्री कई बार मुझको लखनऊ जा करके और रामविलास शर्मा से बातचीत करके और तब अंक के लिए फाइनल करनी पड़ती थी। और उसमें मुझे अच्छा लगता था कि रामविलास जी हंस के प्रकाशन में हमारे साथ हैं। लिखते हैं अमृत राय जी लिखते हैं। हाँ, अमृत राय वामपंथी कम्युनिज्म के बारे में लेनिन की दी हुई सीख की कसौटी पर खुद अपनी और अपने साथियों की आलोचना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा पर यह सीधा आरोप लगाते हैं कि ध्यान देंगे उनमें सच्ची ईमानदार आत्मलोचना का मादा ही नहीं है। हाँ। खुद उनकी निगाह तले प्रगतिशील साहित्य आंदोलन का तार तार अलग हुआ है और उसका तार तार अलग करने में खुद उनके आलोचनात्मक लेखों का काफी हाथ है। जी। हाँ, तो देखिए ये क्योंकि अमृत राय स्पष्ट महसूस कर रहे थे, तो अच्छा इसी के समानांतर में दूसरी बात करता हूँ कि लखनऊ में रामविलास शर्मा पढ़ रहे थे और उस समय निराला जी के साथ ही अमृतलाल नागर से भी बहुत अच्छी मित्रता की, तकल्लस निकलती थी, उसमें भी सारे लोगों का सहयोग था। भगवती बाबू भी रहते थे और यशपाल जी थे। यशपाल जी के धुर विरोधी रहे हैं अमृत राय, रामविलास शर्मा। उन पर बहुत मतलब जिसको कह सकते हैं कि भंजक लेखन किया है रामविलास जी ने। लेकिन उसकी वजह से रामविलास जी अमृतलाल नागर के बहुत नजदीक थे। पर उस जो त्रयी कही जाती है, बल्कि उसको तो हम चतुर्थई कहते हैं गंगा प्रसाद मिश्र के नाते, तो उसमें रामविलास को लेकर के मतलब कभी नागर जी बहुत असंतुष्ट हुए हों या वो,
तो अपना आपस में चिट्ठी पत्र पत्री करके कोई भी बात कर ली हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से मतलब रामविलास की कभी आलोचना अमृतपाल नागर जी ने नहीं की। तो अब ये जिस तरह की मित्रता का भाव होता है, हो सकता है ये वजह रही हो, लेकिन ये है कि यशपाल जी पर तो बहुत नहीं, मतलब। प्रेमचंद के सुपुत्र होने के नाते हाँ। और उस प्रेमचंद के सुपुत्र होने के नाते साहित्य के मिजाज और उसके गहरापन को और उसके ये एक तल्ख को, या फिर अगर कसौटी पर भी, विचारधारा कसौटी पर कसने की बात कर रहे हैं, तो हाँ रामविलास शर्मा में जो भी कमियां दिखती रही होंगी उस समय, तो जी। क्या उन सभी को फोकस कर रहे थे अमृत राय, ऐसा भी लगता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि जब आदमी बहुत नजदीक होता है ना, तो बहुत बार एक दूसरे की कमियां खामियां कम समझ में आती हैं, लेकिन जब मिलने जुलने का अंतराल कम होने लगता है और उसके बारे में जब जानना समझना पढ़ने की प्रक्रिया होती है, तो मुझे लगता है कि जो कमी खामी है वो समझ में आने लगती है, और जब समझ में आती है तो आदमी उस पर खुद करके बोलता कहता है। तो अब मुझे लगता है कि इसको ऐसे समझते हैं कि एक जगह कहते हाँ हैं, एक जगह जी। रामविलास शर्मा कहते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हीं दिनों अपने एक लेख में लिखा था कि जो जी। लोग समझते हैं कि वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रमुख शक्ति मजदूर वर्ग का साथ दिए बिना और उसकी हाँ वैज्ञानिक विचारधारा का नेतृत्व माने बिना महान जी। साहित्य की रचना कर सकते हैं, वे दरअसल इतिहास की गति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं और उनका जी। भविष्य अंधकारमय है। अमृत राय लिखते हैं, इसका जवाब जी। देते हुए, अमृत हाँ राय ने इस दृष्टिकोण की ही आलोचना करते हुए लेनिन की एक अत्यंत सटीक उक्ति का प्रयोग किया कि हाँ व्यवहारिक राजनीति के सवालों को विश्व इतिहास के पैमाने से मापना बहुत बड़ी सैद्धांतिक भूल है। जी। तो हाँ तो देखिए इसका मतलब हाँ है कि रामविलास शर्मा जो करते रहे, जी। उन्होंने प्रेमचंद पर किताब भी लिखी है, प्रेमचंद और उनका योगदान। युग, हाँ 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 हाँ। तो इससे साफ पता चलता है कि उनके लेखन से वो संतुष्ट भी नहीं थे, उनकी पार्टीबाजी से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे, उनकी अंधभक्ति से भी अमृत राय बहुत संतुष्ट नहीं थे। और नहीं नहीं संतुष्ट, जी जी। साहित्य का जो तीसरा मोर्चा है दरअसल, उसमें हाँ प्रलेस को लेकर तो उनकी चिंता है ही, हाँ प्रलेस को लेकर तो उनकी चिंता है ही, लेकिन जी। उसमें जो है वो रामविलास शर्मा जैसे तमाम लेखक आलोचक के लेखकीय संदर्भ और जो सोच थी उसको लेकर भी उनकी चिंता थी। जी। हाँ ठीक। देखिए एक चीज मैं और बताऊं, रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर का पत्राचार छपा है, जिसका संपादन तो किया है शरद नागर ने, नागर जी के छोटे बेटे ने। पर चिट्ठियां उसमें जो बंबई में करीब करीब 9 साल रहे हैं नागर जी, तो उसमें बहुत सारे लोगों की चिट्ठी पत्री होती रही है। तो रामविलास शर्मा और अ, नागर जी का जो पत्राचार है वो अ, एक किताब में आया है। उसमें मतलब ये आप समझ लीजिए 45-46 के आसपास का एक पत्र है, जो कि मेरे पास वो किताब यहाँ नहीं है। तो उसमें जो बहुत बार लोग कहते हैं ना कि रामविलास शर्मा जो है वो हिंदूवादी हो गए और पुराने हमारे जो जितने भी चीजें हैं उसमें जाकर के बहुत सारी चीजों को देखने लगे। तो उसमें जो एक अ, पुराने में जाकर के अपने अतीत में जाकर के चीजों को ले आना देखना, तो ये तो वहाँ पत्रों में मिलता है, जबकि वो उस समय मार्क्सवादी थे। तो वो हिंदूवादी सोच के थे। ये अगर किसी को जानना हो तो मुझे लगता है कि उस किताब में उस पत्र को जरूर देखना चाहिए। और इससे और भी मेरे पास ज्यादा दो जाते तीन। हैं, इससे भी जी। ज्यादा जाते हैं वो अमृत राय उनको कहते हैं हाँ कि रामविलास जी की साहित्यिक समझ पर सीधे प्रहार करते हैं और कहते हैं कि उनके लिए जी। साहित्य में अभिधा छोड़ करके जी। अभिधा छोड़ करके दूसरी शब्द शक्ति
ही नहीं रही थी। मैंने उनके लेखन में हाँ अभिधा हाँ छोड़ करके दूसरी व्यंजना और लक्षणा वगैरह लक्षणा हाँ, और नहीं व्यंजना नहीं, वगैरह। बिल्कुल नहीं रामविलास जी के यहाँ, बिल्कुल नहीं नहीं। तो इसका मतलब है कि यह कह रहे हैं कि दरअसल ये लोग जो मध्यम वर्गीय और अर्ध सामंती जो जेहनियत होती है, मध्यम हाँ, वर्गीय जेहनियत इसको कह रहे हैं वो अमृत राय जी, अमृत रामविलास राय शर्मा जी 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 को, जी जी जी। हाँ रामविलास तो शर्मा जी को लेकर कह रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो बात देखिए, अगर अमित राय की इस बात को हम लोग खुद भी थोड़ा गहराई में जाकर के देखें, तो एक तो मैंने आपको रामविलास और शर्मा इनके नागद जी के चिट्ठी का संदर्भ बताया, वो अगर मेरे पास किताब होती तो मैं पढ़ के बताता उसको। 2-3 पत्र उसमें ऐसे हैं। लेकिन आप समझिए कि जैसे गंगा प्रसाद मिश्र ये सब साथ में थे। गंगा प्रसाद मिश्र ने मुझसे खुद कहा था कि भाई एक बार मैं आगरा गया तो उनके घर रुका, तो उनकी पत्नी से इन्होंने शिकायत की कि भाई ये लखनऊ में थे तो मिलते जुलते थे, हम पर लिखा भी इन्होंने, पर अब ये और सब पर तो लिखते हैं, मुझ पर कभी मैं अपनी किताब भेजता हूँ तो कभी नहीं लिखते हैं। तो मुझे तो लगता है कि रामविलास जी चीजें अपना क्या लिखना है, नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, ये तय करके उसी मुताबिक काम करते नहीं, हैं। रामविलास शर्मा की समझ पर जो सवाल मैं भी अपनी बातचीत में आपके साथ भी मैंने वो कुछ सवाल हाँ हाँ उठाए, जी जी, पहले भी। और यह सवाल जैसे एक अहम सवाल है जिस पर भी बात होनी चाहिए। जैसे हाँ अमृत राय पर उन्होंने आरोप लगाया था संयुक्त मोर्चा के संदर्भ में, शर्मा जी ने, जी कि जी। उन्होंने साहित्य में संयुक्त मोर्चे के आधार के तौर पर बाकी सभी शर्तें तो गिना दी, हाँ किंतु इस सर्व प्रमुख शर्त को भी भूल गए कि अभी देश को आजाद कराना बाकी है। ये रामविलास जी। शर्मा की सोच है। हाँ हाँ। तो जो देश ही गुलाम है, और जी रामविलास शर्मा धड़ल्ले से अभिधा में जो है 100 किताब लिख गए, तो उन जी। उनके पूरे मैंने लेखकीय योगदान पर जी प्रश्नवाचक चिन्ह जो उन्होंने हिंदी रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पुस्तक में श्री मंगल सिंह सुमन को लेकर लगाया है, हाँ 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 जी। तो ये सवाल तो उनके लेखकीय योगदान पर भी वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल लगा हुआ है, पर कि मैं अभी जहाँ तो तक देश को जानता हूँ। अभी तो देश को आजाद कराना ही बाकी है। नहीं देखिए, एक चीज और हम लोग जान लें, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी वो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो उस समय इंग्लैंड में चल रही थी। और ऐसे ही लोगों ने उससे प्रभावित होकर के, सीख करके और यहाँ आकर के प्रगतिशील लेखक संघ बनाया। हमको बिल्कुल इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भले प्रेमचंद जी ने 1917 की रूस की क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण माना, लेकिन रूस की क्रांति और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी वो नहीं थी। और आप देखिए कि इसीलिए बहुत बार जो है 42 में कम्युनिस्ट पार्टी तो अंग्रेजों के साथ में थी, उसको तो देश के लोगों के साथ में, गांधी जी के साथ में होना चाहिए था। और मुझे नहीं ध्यान है कि ये संदर्भ कहाँ का है, लेकिन देश अगर आजाद होना बाकी है तो साहित्य में तीसरा मोर्चा, ये सवाल तो मतलब 60 वाट के आसपास प्रगतिशील साहित्य की समस्या जी। जो शिवदान सिंह उनकी चौहान। न, प्रगतिशील साहित्य की समस्या रामविलास शर्मा का जो है, रामविलास शर्मा की किताब है, हाँ जी 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 है। और उनका एक लेख है जिसमें ये सब सारे सवाल उठाते हैं। वो लेख का नाम है राष्ट्रीय हाँ स्वाधीनता और प्रगतिशील साहित्य। जी। यह लेख भी संभवतः उसी किताब में है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या में। हाँ होगा 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 जी। अब यहाँ मेरे पास चीजें नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा पूरे उसके साथ बात करने में दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन देखिए एक बात तो है, अमृत राय रहे हों चाहे रामविलास शर्मा रहे हों, कितने सारे लोग
एक समय के बाद पार्टी से तो बिल्कुल तटस्थ और अलग हो गए। वो विचार के स्तर पर भले उससे जुड़े रहे हैं, पर रामविलास जी तो बाद में जो ऋग्वेद वगैरह पर काम किया जिस तरह का, उससे तो उनको लोग नहीं, कहे खुलेआम। वो तो फिर नए सिरे का भटकाव हो जाएगा। जी हाँ, भटकाव जी। चलो उस पर तो हर बात यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग अमृत राय पर केंद्रित होना चाहेंगे। वो तो फिर नए सिरे का भटकाव हो जाएगा कि आप फिर हम लोग दूसरी तीसरी बातचीत चले गए, वो ऋग्वेद हाँ पर हाँ क्यों, नहीं ऋग्वेद नहीं, पर क्यों चले दूसरे गए। में एक बात हाँ, अपना अपना नया सवाल हो तो उससे, नहीं तो एक आध दो चीजें हम कहना चाहते हैं। जी जी, कहें कहें। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि जो अमृत राय जी वगैरह के बारे में, प्रेमचंद के बारे में मैं जब बराबर पढ़ता रहा हूँ, तो एक प्रसंग आता है अमृत राय और सुधा सिंह के विवाह का, क्योंकि वो चौहान थे और ये कायस्थ थे। सागर में इनकी प्रेमचंद की बड़ी बेटी, मतलब अमृत राय की बड़ी बहन की ससुराल थी। तो ये वहाँ जब जाते थे तो ये जबलपुर वगैरह भी जाते थे, क्योंकि वहाँ पर रामानुजलाल और कई सारे लोग थे जिनसे इनकी बात मुलाकात चिट्ठी पक्की रहती रही है। तो एक बार ये सागर गए थे, और उससे पहले बिहार में आपके रामगढ़ कांग्रेस 35-35 में ऐसे किसी समय में हुई थी। तो उसमें अमृत राय भी गए थे, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान भी गए थे, और सुधा सिंह भी गई थी। तो वहाँ एक झलक कुछ थोड़ी देखी थी अमृत राय ने सुधा चौहान की, तो थोड़ा प्रभाव तो वहाँ से उनके पास था। पर उसके बाद जब ये सागर गए, ये 45 के आसपास की बात है, तो वहाँ से चले गए जबलपुर। ये जबलपुर में सुभद्रा जी रहती थी, तो वहाँ जिसके साथ नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ सुभद्रा जी से मिलने गए, क्योंकि उनका सुभद्रा जी से भाई बहन का रिश्ता हुआ करता था। तो वहाँ गए तो वहाँ से सुधा चौहान से फिर आमना सामना हुआ, बातचीत हुई। तो उसके बाद फिर वहाँ से चले आए। जब इलाहाबाद में उतर के आए तो अमृत राय की गार्जियन जो है वो प्रेमचंद के बाद महादेवी वर्मा थी, इसलिए कि महादेवी वर्मा और सुभद्रा चौहान जो है वो साथ पढ़ी हुई थी क्लासमेट कॉलेज इलाहाबाद में। तो अमृत राय ने जाकर के महादेवी जी से कहा कि देखिए, मैं जबलपुर गया था और सुभद्रा जी के यहाँ गया, मिला, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं सुधा को पसंद करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अब आप इससे अपना मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं आपके अलावा ये बात किसी से नहीं कह सकता हूँ। तो महादेवी जी हंसी, जैसी उनकी भी एक हंसीयत अपने तरह की थी। उनका, तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम चौहान है, तुम्हारी दोनों की शादी कैसे हो जाएगी? बोले हम नहीं जानते हैं, और हमको आपसे कहना तो मैंने कह दिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक चिट्ठी वो साग जो भी लिखा हो वो सीधे सुभद्रा जी को लिख दिया कि देखिए, मैं आपके यहाँ गया था और आप लोग बहुत अच्छे लगे, और सुधा भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं सुधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये उसमें लिख के भेज दिया उन्होंने। तो सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह वगैरह तो बड़े खुले सोच विचार के थे, पर उस समय जेल में थे। तो सुभद्रा जी ने लिखा, भाई देखो, वो जेल में मेरे पति हैं, तो मैं तुमको बगैर मुझसे बातचीत किए बगैर कोई जवाब नहीं दे सकती, पर और कोई संकट मेरे यहाँ नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में हो कि हम लोग मतलब तुम कायस्थ हो, हम ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बगैर मुझसे बात किए हुए हम तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। उसके बाद ये जब आया तो थोड़ा इनको तसल्ली हो गई, भाई कभी कम कम हम अभी विचारणी तो हैं। उसके बाद लक्ष्मण सिंह चौहान पैरोल पर आए, और एकाध हफ्ते 10 दिन की जो भी रहा हो, तो सुभद्रा जी ने तुरंत इनको चिट्ठी लिखा अमृत राय को, भाई वो पैरोल पर
आ रहे हैं, रहेंगे कुछ दिन, इसलिए तुम चले आओ तो तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाए। हम लोगों ने बात चर्चा कर ली है और उसके बाद हम लोग निर्णय कर लेंगे। तो इनको चिट्ठी कुछ देर से मिली, 1-2 दिन का समय था। उस समय थोड़ा दूरी जो थी जबलपुर और इलाहाबाद के बीच में, तो बहरहाल ये पहुंच गए वहाँ। उसी दिन पैरोल खत्म हो रहा था, लक्ष्मण सिंह को जाना था। तो सुभद्रा जी ने जो है चाय पानी कराया और कहा कि भाई जाओ तुम हमसे अपना अपना सामना करो, मिलो, तुम लोग भी आपस में बातचीत करो, हम लोग अपना बातचीत करके निर्णय कर लेंगे। अब वहाँ गए तो सुभाष बाबू का फोटो लक्ष्मण सिंह के कमरे में लगा था। सुभाष बाबू के साथ सिवनी जेल में लक्ष्मण सिंह चौहान रह चुके थे। वही सिवनी जेल से जाने के बाद सुभाष बाबू फरार हुए। तो इन्होंने उनका तस्वीर देखते ही भबक गए कि कोई हम लिख रहा है, और बोले आपने किस देशद्रोही का फोटो अपने यहाँ लगा रखा है? इस आदमी को ये मुगालता है कि जिन लोगों से समझौता करके हिंदुस्तान को ये आज़ाद कराना चाहता है वो बिल्कुल संभव है ही नहीं है। तो ये वो कम्युनिस्ट बोल रहा था जो अंग्रेज इंग्लैंड से आए हुए कम्युनिस्टों की कम्युनिस्ट पार्टी थी। खैर उसके बाद दोनों में बहुत बहस हुई, अमृत राय में और लक्ष्मण सिंह चौहान में। यहाँ दोनों माँ बेटी घबरा ये रही थी, भैया ये बहस कर रहे हैं कि हाथापाई में कहीं हो जाए। लेकिन उसके बाद 1-8 घंटे उनके रहा होगा, गाड़ी आ गई पुलिस की ले जाने के लिए और सामान वामान उनका तैयार था। तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी आ गई है चलिए, तो निकले। उसके बाद सामने तो बात कर नहीं सकते थी सुभद्रा जी, तो वो उनको पुलिस की गाड़ी तक छोड़ने गई। तो लक्ष्मण सिंह चौहान ने केवल इतना कहा कि ये लड़का तो कास्ट का है पर इसमें छत्तीस तो है, तो इसलिए तुम सुधा से इसका विवाह कर सकती हो। ये वहां पर कह के और उसके बाद चले गए। उसके बाद अपना 4-5 लोग गए थे वहां। पहले आज समाज पढ़ने से शादी वादी हुई, फिर कोर्ट मैरिज हुई और उसके बाद विवाह होकर चले आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह बहुत उन्मुक्त सोच विचार के थे, तो एक कम्युनिस्ट होने के नाते जो खुला सोच था अमृत राय में, वो चाहे महादेवी से कहा हो या सुभद्रा जी को चिट्ठी लिखी हो, लेकिन एक युवक के नाते मुझे लगता है कि ये सोच समझ जो 44-45 में दिखाई पड़ती है अमृत राय में, तो वो आदमी अगर अपने पिता के लेखन से किसी समय महसूस करता है भाई मैं तो प्रेमचंद के आगे लोग मुझको लेखक मानते ही नहीं है, मैं उन पर इतना काम कर चुका हूँ, उनका साहित्य छापता रहता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने जितना अमृत राय को पढ़ा है, उनका बीज उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, मोटा उपन्यास है। जंग उनके जो हैं या उनकी और कुछ चीजें हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर उनकी उपेक्षा की गई साहित्य में लोगों ने किया तो जानबूझ करके की, वरना तो दूसरे अनुवाद तो उनके अनुवादों का लोहा तो हर कोई मानता है। वैसा जी जी नमस्कार।